आज मैं आपके साथ कॉटन के बारे में एक स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें सारी डिटेल कॉटन प्रोडक्शन और उसकी जो भी बेनिफिट्स हैं उसके बारे में है। पिकनिक एक बहुत ही सॉलिड कुदरती निज़ाम है जिसमें हमें किसी किस्म की भी परचेज के बगैर हम बहुत ही अच्छी फसलें ग्रो कर सकते हैं, बगैर किसी कीड़े मकोड़े सुंडी के नुकसान के और बगैर किसी खाद वाद के, और बहुत बहुत ही कम पानी के, बगैर कल्टीवेशन वगैरह की। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो यह है कि पिकनिक प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक प्लस क्वालिटी, यानी कि पिकनिक क्योंकि कोई भी परचेज उन पर इस्तेमाल नहीं करती, यानी कि नॉर्मल जो ऑर्गेनिक सो कॉल्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की बजाय ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ करती हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है और वो उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि नेचुरली प्रोड्यूस्ड पौधों और फसलों और उनके आउटपुट्स की हो सकती है। विच वैल्यू एट लीस्ट 25% मोर स्टिल अनफेयर, यानी कि इसकी जो कीमत है, जो ऑर्गेनिक जो पिकनिक की प्रोड्यूस है उसकी जो साल से जो जिस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है और मार्केट में जा रही है, तो कम से कम उसकी 25% प्राइस उसकी ज़्यादा मिलती है हमें। और उसकी वजह क्या है कि जी फाइबर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो रेशा है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उसकी लेंथ भी ज़्यादा है, और वो लेंथ जो है, रेशा जो है डैमेज नहीं है किसी सुंडी, किसी पिंक बॉलवर्म या किसी और सुंडी की वजह से। सफाई बहुत ज़्यादा है और उसमें कोई यानी कि पत्ती जो है वो बहुत ही कम या होती ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि पौधे जो हैं वो सेहतमंद होते हैं और पौधे अभी तक गिरते नहीं हैं और जो टिंडे हैं वो खिल जाते हैं। सो इसका कलर भी एक्स्ट्रा वाइट होता है। सो ओवरऑल लुक जो है बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही इसकी अच्छी लुक जो है वो पिकनिक कॉटन की आपको मिलती है। मोर सीड टू लेंथ रेशो, यानी कि सीड के मुकाबले में, बीज के मुकाबले में जो रेशे का, रुई का तनासब है वो ज़्यादा बेहतर है, और उससे ये होता है कि 10% मोर लेंथ कंपेयर टू कन्वेंशनल डिपेंडिंग अपॉन वैरायटी एंड प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कम से कम 10% ज़्यादा आपको रुई मिलती है। रुई की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा होती है बनौले की वैल्यू से, इसलिए ये एक बेनिफिट होता है जिनर के लिए भी और टेक्सटाइल ओनर के लिए भी कि आपको अच्छी क्वालिटी की, जिसको कन बोलते हैं, कन बहुत ज़्यादा अच्छा निकलता है उसमें। आप नॉर्मली जो प्रोड्यूस होती है उसमें तकरीबन 1 मन अगर फुटी ली जाए तो उसमें से 13 किलो के करीब जो है वो रेशा या रुई निकलती है, जिसको लिंट कहते हैं। लेकिन पिकनिक की सूरत में ये बहुत ज़्यादा, ये यानी कि 18 किलो से भी ज़्यादा निकल आती है। कॉटन प्लांट इज़ बुशी, नीड मोर स्पेस टू डेवलप एंड फ्रूट वेल। कॉटन का जो पौधा है ज़्यादा ये फैलता है, जिसकी जितनी इसको स्पेस मिलती है उसमें ज़्यादा फैल के ज़्यादा ये टिंडे और ज़्यादा फ्रूट लेता है, इसलिए इसकी प्लेसमेंट जो है, इसकी जो कहते हैं ना प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है बहुत ही बेहतर होना चाहिए। करीब करीब पौधे नहीं लगने चाहिए, इसमें एरेशन वगैरह भी होती है और पौधे को फैलने फूलने की गुंजाइश भी मिलती है। इन progressed country China and USA, row to row distance is kept at 4 to 5 feet, यानी कि जो बड़े कॉटन के ग्रो ममालिक हैं जहाँ पे कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसमें रशिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें अमेरिका है, वहाँ पे पौधे अपना लाइन से लाइन का फासला जो है तकरीबन 4 से 5 फुट तक रखा जाता है, और फिर इसी हिसाब के हिसाब से भी जो मशीनें हैं वो डेवलप की गई हैं वहाँ पे। प्लांटर जो पिकिंग मशीन्स हैं, यानी कि वहाँ हाथ से चुनाई नहीं होती, सारी मशीनों से चुनाई होती है, और फिर मशीन जो है लाइन टू लाइन डिस्टेंस के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, और उसमें वही मशीनें हैं जो 4 और 5 फुट के फासले पे जो लाइनें लगी हैं उनको जो उनकी चुनाई कर सकती हैं। वी पिक कॉटन मैनुअली, वहाँ पे मैकेनिकल हार्वेस्टर से वो साल में, यानी कि एक सीज़न में एक ही दफ़ा करते हैं उसको, यानी कि वो खिलने देते हैं, और जब फाइनली 90% से ज़्यादा
टिंडे खिल जाते हैं उसके बाद उसकी पिकनिक करते हैं। हमारे यहाँ कोई चोरी चुकारी का भी मसला है और इसलिए हमारे यहाँ ये है कि 2, 3, 4 चुनाइयाँ जो हैं वो की जाती हैं और उसके बाद फार्मर्स प्रेफर टू पिक कॉटन वैन। और इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि सुबह सुबह चुराई की जाती है जब ओस की वजह से कॉटन काफ़ी गीली होती है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और बहुत सारे लोग जो हैं अगर सुबह ना भी चुनाई करें और खुश्क कॉटन को चुनाई करें उसमें पानी का छिड़काव वगैरह करते हैं वज़न बढ़ाने के लिए। तो ये एक हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी कबाहत है, उसकी वजह से लिंट की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। लिंट जो है यानी कि रुई जो है वो उसका कलर जो है वो येलोश हो जाता है, पीली हो जाती है और वो जो पानी की ज़्यादती की वजह से पीली होती है वो उसका फिर कलर धुलता नहीं है, वो क्लियर नहीं होता। कुछ टेक्सटाइल मिल्स जो हैं जिनको मैं जानता हूँ वो बाहर से इंपोर्ट करती हैं ऑर्गेनिक कॉटन ताकि वो बच्चों के लिए ऑर्गेनिक कपड़े बना सकें। और ये जो कॉटन बाहर से इंपोर्ट होती है जिसको ऑर्गेनिक कॉटन कहते हैं, इसकी प्राइस जो है दूसरी कन्वेंशनल कॉटन से आलमोस्ट डबल होती है। अब अगर यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करे और वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन की तरफ जाए, जिस तरीके से पेप्सिको है, जिस तरीके से रफ़ान मेज़ है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन करती हैं, फार्मर्स को अपनी पहले ही कहते हैं जी कि इस प्राइस पे हम आपसे ले लेंगे, आप प्रोड्यूस करें, उनको टेक्नोलॉजी और उनको वसाइल भी देती हैं। इसी तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ पे अपनी कॉटन जो है उसको ग्रो करवाना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी, उसके प्राइस भी रीज़नेबल होगी और वो उनको कंसिस्टेंट सप्लाई भी मिलेगी। तो ये सारे इसमें कॉटन के बारे में हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर पिकनिक के ऊपर हम कॉटन लगाएं तो उसके कौन से स्टेप्स हमें करने की ज़रूरत है। पहले जिस तरीके से नॉर्मल है हम कोशिश करते हैं कि लंबे से लंबे खेत बनाएं और उनको ज़मीन को अच्छे तरीके से लेवल कर लें। और उसके बाद हार्ड पैन जो है, ज़मीन का नीचे जो कड़ है वो बहुत ही एक सख्त तय है ज़मीन के अंदर, जिसमें ना पौधे की जड़ जाती है, ना ही पानी नीचे जाता है, ना जज़ब होता है, जिससे बहुत से नुकसानात होते हैं। उस कड़ को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए गहरा हल चला कर सब सॉइलर से तकरीबन 26 इंच गहरा हल चला के उस कड़ को तोड़ा जाता है। जो कड़ होता है तकरीबन 7 इंच से लेके 17-18 इंच के दरमियान सख्त ज़मीन की लेयर होती है। जब ये कड़ टूट जाता है तो ऊपर वाली नरम मट्टी और नीचे वाली नरम मट्टी जो है आपस में मिल जाती है और पौधे को जड़ें फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश मिल जाती है। इसके अलावा पानी जज़ब होना, अगर बारिशें ज़्यादा हो तो फौरी का फौरी पानी जो है ज़मीन के अंदर जज़ब कर जाता है। उसके बाद आपने बेड बनाने हैं, 42 इंच के बेड बनाने हैं और 42 इंच के जो बेड बनेंगे तो उसमें यह है कि फिर 18 इंच की दोनों साइडों पे खिली आ जाएगी और 42 इंच का दरमियान में बेड आ जाएगा। अब ये साइज़ ये डिमेंशन इसलिए बनाई जाती है कि हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी डिमेंशन ये है, यानी कि ट्रैक्टर के पिछले टायरों के दरमियानी फासला देखा जाए सेंटर ऑफ द टायर टू सेंटर ऑफ द टायर तो होता यह है कि तकरीबन 60 इंच है और 60 इंच को हमने खेली में से गुजारना होता है क्योंकि बेड के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ेगा तो बेड जो है वो सख्त हो जाएगा, कंपैक्शन हो जाएगी उसकी और उसमें फसल अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगी। तो ये डायमेंशन जो है वो हमें सूट करती हैं और 18 इंच अगर खेली का साइज़ रखा जाए ताकि आराम से ट्रैक्टर गुजर जाए और फिर पानी भी उसी खेलियों में से गुजारना है और अगर ज़्यादा बारिश हो तो वहाँ से ड्रेनेज भी पानी की जा सकती है और फिर उसके दरमियान में जो फासला बचता है वो 42 इंच बचता है। इसलिए हम कहते हैं कि 42 इंच का आप बेड बनाएं। अब जो निज़ाम हमारे यहाँ चल रहा है जी कि कितने हफ्ते बाद पानी लगाना है, 2 हफ्ते बाद पानी लगाना है, जिसको हम पीरियोडिकल इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, ये एक बहुत सीधा निज़ाम है, एक गलत निज़ाम है, गलत तरीक़ाकार है क्योंकि पानी जो है पौधे की ज़रूरत इतनी महदूद है, पौधे को पानी की ज़रूरत के वो
बहुत ही कम पानी भी बहुत ही अच्छी फसल जो है वो पैदा करता है। और जितना पानी हम जितने पौधे को हम विल्टिंग पॉइंट के करीब रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी हमें पैदावार मिलेगी, उतनी कम बीमारियाँ आएंगी, उतना पौधा सेहतमंद ग्रोथ होगा। उसकी वजह यह है कि पानी और मिनरल्स का जो सोल्यूशन है वो डेंस होगा, और डेंस सोल्यूशन जब ऊपर जाएगा तो उसकी मिनरल रिक्वायरमेंट पौधे की पूरी होंगी, और उसका जो रेसिपी है जो अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की, जो उसने एटमॉस्फेयर से जो चीज़ें लेनी है, CO2 है, सूरज की रोशनी है, और फिर नीचे से मिनरल लेके जो रेसिपी बनती है वो बनाने के लिए पूरी उसको मकदार मिनरल की सॉइल से मिल जाएगी। इसलिए पौधा ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा सेहतमंद और ज़्यादा उसमें मुदाफ़त होती है कीड़े मकोड़ों के लिए। इसलिए हम कहते हैं जी कि पानी जो है इरीगेशन निज़ाम को भूल जाएं। आपने सिर्फ ज़मीन के अंदर चेक करना है कि ज़मीन नमज़दा हो, सैचुरेटेड ना हो, मॉइस्ट हो। उसके बाद है कि जर्मिनेशन ऑफ कॉटन सीड इज़ लो, यानी कि नॉर्मली हमारे यहाँ सीड की जर्मिनेशन जो है वो कम होती है, यानी कि 100 में से 40 से लेके 70 दाने तक बड़ी मुश्किल से ग्रो करते हैं। उसकी वजह यह है कि पहले तो हमारी प्रोडक्शन के कॉटन किस तरीके से प्रोड्यूस की गई है, फिर उसका जिनिंग किस तरीके से की गई है, फिर उसकी स्टोरेज किस तरीके से की गई है, सारे अवामल जो हैं वो ये डिटरमिन करते हैं कि जो जर्मिनेशन रेशो है वो क्या है। क्योंकि कॉटन सीड जो है ये ऑयल सीड है, इसलिए इसको बहुत ही खुश्क करके इसको स्टोर करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये वार्म अप या गर्म हो जाता है या हीट अप हो जाता है। और उसके बाद जो है आप इसकी जर्मिनेशन रेशो आपको चेक करनी चाहिए बीजाई से पहले, ताकि आपको पता हो कि कितने % जर्मिनेशन है और कितना हम बीज लगाएंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड पौधों की तादाद है वो पूरी हो जाएगी हमारी। सो रोड टू रोड डिस्टेंस यहाँ पे बात हो रही है। तो रोड टू रोड डिस्टेंस जो है हमने यहाँ पे रखा हुआ है वो 26 इंच का रखा हुआ है, यानी कि अगर 42 इंच का बेड है तो 42 इंच के बेड की दोनों तरफ 8-8 इंच जगह छोड़ के हमने बीज की लाइनें लगानी है। और बीज जो यानी कि 16 इंच अगर 42 इंच पे निकालें तो 26 इंच बचता है। सो पौधे से या पौधे की लाइन से लाइन का फासला जो है वो 26 इंच होगा। और फिर इसी तरीके से 8 इंच को अब 18 इंच में जमा करेंगे। जो 18 इंच हमारी जो फरो है यानी कि खेली है उसका साइज़ 18 इंच है, 18 में 8 जमा करेंगे तो वो भी 26 इंच बन जाएगा। अब इस तरीके से पौधे आपने सीड लगाने हैं कि एक दूसरे के दरमियान में आएँ, यानी कि 2 पौधे जो एक साइड पे लगे हुए हैं उसके दरमियान में अगले 2 दूसरी लाइन पे पौधे आएँ, ताकि स्पेस उनको वो जो है वो मिल जाए अच्छे तरीके से। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज प्रपोज्ड फ्रॉम 1 to 2 फीट 12 से 24 इंच तक, यानी कि 12 से 24 इंच फासले के ऊपर आपको एक एक पौधा चाहिए लाइन के अंदर। अब उसमें 12 से 24 इंच हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि एक तो कुछ वैरायटियाँ जो हैं वो ज़्यादा फैलती हैं, कुछ वैरायटीज़ कम फैलती हैं, इसलिए एक तो वैरायटी के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और दूसरा सॉइल के हिसाब से। अगर ज़मीन आपकी मेरा है, नरम है, तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा करेगी, पौधा का कद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर ज़मीन कलराठी है, उसमें क्ले का कंपोनेंट ज़्यादा है, तो पौधा इतना ज़्यादा कद नहीं करेगा, इसलिए आपको प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो इसलिए हम कहते हैं कि पौधे का फासला जो है वो आप एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू वैरायटी के हिसाब से, और वैरायटी के बाद फिर आपने देखना होता है कि सॉइल जो है आपका उसमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ कितनी होती है। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है तो 2 फुट पर तक पौधे को ले जाएं, अगर कम है तो फिर उसको कम कर लें। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 8,800 से लेके 17,600 तक जो है पौधे वो एक खेत में आपने लगाने हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 7,600 पौधों की है। उसका मतलब यह है कि आप 42 इंच के बेड पे 2 लाइनें लगाएंगे, और लाइन के अंदर आप 2-2 फुट पे अगर लगाएंगे तो 8,800 पौधे हो जाएंगे। अगर 1-1 फुट पे आप पौधे से पौधे का फासला रखेंगे तो 17,600 पौधे आपके खेत में बढ़ेंगे।
पहले दोबारा मैं बता दूं कि इसकी जर्मिनेशन चेक कर लीजिएगा। बाज़ औक़ात बाज़ सूरतों में आपको एक ही जगह पे दो दो बीज लगाने पड़ेंगे, ताकि अगर एक बीज का गौ नहीं भी होता तो दूसरा बीज जो है उग जाता है, और अगर दो सीड ही एक जगह जर्मिनेट कर जाते हैं तो फिर बाद में एक एक बीज की छिद्राई की जा सकती है। लेकिन अगर नागे हो जाए तो फिर उसको नागे पूरे करना ज़्यादा कॉस्टली और ज़्यादा मेहनत तलब और ज़्यादा मुश्किल काम होता है। सो बेड शुड बी वेल कवर्ड। अब जब आपने बीज लगाना है तो कोशिश ये की जाती है कि उससे पहले ही आपका मैच्योर्ड बेड है तो पिछली फसल के ही बाकियात जो हैं उसने बेड को अच्छी तरीके से कवर किया होगा, मल्च पड़ी होगी और ज़मीन का टेम्परेचर मुअत्तल होगा, और उसके बाद आप उसको नो टिल प्लांटर के साथ उसी मल्च के अंदर बीज लगा दें। लेकिन अगर आपने नए बेड्स बनाने हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि आप जो मल्च है कहाँ से लेके आएंगे, मल्च कैसे गिराएंगे, क्योंकि मल्च के बगैर अगर आप कॉटन को ग्रो करेंगे तो फिर आपकी फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी, उसको ज़हरों से पाक नहीं किया जा सकता, उसको ऑर्गेनिकली या पिकने के असूलों के तहत ग्रो आप नहीं कर सकेंगे, और उसमें इंसेक्ट, वाइट फ्लाई, सकिंग इंसेक्ट्स और बॉलवर्म्स, आर्मी बॉलवर्म और पिंक बॉलवर्म और अमेरिकन बॉलवर्म, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हमलावर होंगी। लेकिन अगर पूरे प्रोसेस आप फॉलो कर लेंगे पिकने के तो फिर ये किसी किस्म की कोई बीमारी आके कोई हमला नहीं कर सकेगी। इसलिए ज़रूरी है कि मल्च के बगैर आप कॉटन की काश्त कतई तौर पे मत कीजिएगा, और फिर आपको नुकसान होगा। फिर अगर आप कॉटन की जो काश्त आप पूरे फॉलो करते हैं, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए करते हैं, तो फिर कतई तौर पे आपको किसी भी खाद वगैरह, किसी न्यूट्रिएंट्स, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप देखिए कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और फिर उसकी प्रोडक्शन भी आपकी सही होगी, और उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर होगी कि नॉर्मली आपको उसकी प्राइस डबल मिलनी चाहिए मार्केट से। लेकिन अगर 20-25% भी हमारी ज़्यादा मिल जाती है, 25% तो मिल रही है लोगों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वॉल्यूम पिकनिक कॉटन का बढ़ेगा तो आपकी प्राइस जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये एक पूरा प्रोडक्शन साइकिल है आपका कॉटन का, और इसको आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करके इसके मुताबिक जैसे ही सीज़न आता है आप कॉटन लगाएं। सीज़न कोशिश करें कि मार्च में कॉटन जो है उसको लगाना शुरू कर दें, और मार्च और अप्रैल में जो है कॉटन आपकी मुकम्मल तौर पे लग जानी चाहिए, ताकि बारिशों से पहले पहले हमें काफ़ी हद तक हमारी जो कॉटन है वो मैच्योर हो चुकी हो। बहुत शुक्रिया।